तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बॉडी बिल्डिंग और शोज को छोड़कर भी काफी चीजें हो रही है, और शायद इस शो ऑफ पीरियड में ये न्यूज आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली होगी, क्योंकि न्यूज ये है कि क्रिस बमशेट और इयान वैलियर दोनों गए हुए हैं टर्की अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो अभी कुछ महीने तक शोज तो नहीं होने वाले कुछ खास, एंड अब क्रिसमस का भी सीजन आ ही रहा है, जो कि सबको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एंड आई थिंक इसलिए क्रिस और यान भी अब थोड़े हैप्पी मूड में ही चल रहे होंगे। बट भाई एक बात तो है कि इस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स, चाहे वो किसी भी डिवीजन के हो, उनमें आपको हेयर की कमी तो देखने मिलेगी ही, और आज के डेट में उसका रीज़न भी सबको पता है। बट एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि चलो इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा भी लिया, अब देखने जाए तो इयान तो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो शायद अब वो पीईडी से तो उतने ज़्यादा अटैच नहीं होंगे। बट क्रिस अभी भी ओलंपिया में कम्पीट करते हैं, और वो कितने हाई डोजेज पे अभी भी चल रहे हैं, तो इसका अंदाज़ा तो अभी सबको होगा। तो क्या उन डोजेज की वजह से फिर से हेयर उनके झड़ सकते हैं? ये मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल है। या साइड इफेक्ट्स फिर से देखे जा सकते हैं? अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई नॉलेज है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा भाइयों। अब भाई चलते हमारे ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर राफेल ब्रांडो की तरफ, जो कि बस अब अपने ऑफ सीजन को खत्म किया है और अपने प्रेप को शुरू कर दिया है। बट जो सबसे बड़ी न्यूज़ है कि वो इस साल 5 शोज में कम्पीट करेंगे, जिसमें से ओलंपिया भी एक होगी, मतलब वो 4 क्वालिफाइड शोज में कम्पीट करेंगे। और सही में ये नंबर तो कहीं से कहीं तक कम नहीं है। इवन आप सबको याद होगा कि 2022 में वो ओलंपिया में 10th प्लेस पे आए थे। क्योंकि अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो 2023 के मुकाबले मुझे 2022 का जो ओलंपिया लाइनअप था वो मुझे ज़्यादा स्ट्रांग लगता है, क्योंकि एक तो इस साल बहुत बड़े बड़े नाम मिसिंग थे ओलंपिया में, और इसका सबसे बड़ा एक प्रूफ ये भी है कि 2022 में जहां क्रिस ओलंपिया में 12 थे, वहीं इस साल वो सीधा 7th पे आ गए। तो अगर राफेल उस 2022 के लाइनअप में 10th आ सकते हैं तो इस साल डेफिनेटली वो और भी ऊपर प्लेस होते। एंड हालांकि उन्होंने इस साल ऑफ लिया था, बट उसके रिजल्ट्स अब उनके फिजिक में साफ देखे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसी कॉन्फिडेंस से वो इस साल 4 क्वालिफाइड शोज में कम्पीट भी करने वाले हैं। हाँ, अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो कितने बॉडी वेट के साथ स्टेज पे आने वाले हैं, बट ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर्स जैसे हर डिवीजन में एक मास मॉन्स्टर कैटेगरी को बिल्डअप करते जा रहे हैं, तो राफेल भी डेफिनेटली उस ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी 4 शोज में एक शोज आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील होगी, इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा बिलीफ है। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई अपडेट्स तो बड़े बड़े आते ही जा रहे हैं, जहाँ की हॉर्स एमडी की तरफ से अब कंफर्मेशन आ गया कि वो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में कम्पीट करने वाले हैं। एंड मैं श्योर हूँ कि इस शो के बाद इन्हें एक बहुत बड़ा हाइप अप मिलेगा इस साल, क्योंकि इनके पोटेंशियल को हम सभी जानते हैं, और एज ए न्यू प्रो आई थिंक ये शो में एक अच्छी प्लेसिंग भी लाएंगे। वैसे प्राग प्रो में वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की वजह से कम्पीट नहीं कर पाए, और इसीलिए उन्होंने जापान प्रो में भी कम्पीट नहीं किया। वैसे प्राग प्रो तो नहीं, बट जापान प्रो की जैसी लाइनअप थी, मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव था कि वो शो को जीत जाते। इवन अगर वो अपने रोमानिया प्रो वाले फिजिक को भी अगर लाते तो डेफिनेटली उन्हें इस साल ओलंपिया का क्वालिफिकेशन मिल जाता। अब बात करें इनकी प्लेसिंग क्या आ सकती है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में, तो जीतने के तो चांसेस मुझे नहीं दिखते, क्योंकि सैमसन इस शो में कम्पीट करेंगे। इवन रूमर्स है कि हार्डी भी इस शो में कम्पीट करेंगे, और शायद और भी कुछ बड़े नाम जुड़ सकते हैं। एंड प्लेसिंग की बात करें तो शायद ये टॉप 5 में रह सकते हैं। अब भाई बहुत टाइम बाद जाके कार्लोस थॉमस जूनियर की तरफ से अपडेट आया हुआ है। वैसे इस साल इन्होंने टेक्सास प्रो में अपना प्रो डेब्यू किया था, और नो डाउट उस शो में इनकी फिजिक काफ़ी बढ़िया थी, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर, इवन थिक भी थी, इवन शेप भी काफ़ी अच्छा था। हाँ, कंडीशनिंग की एक कमी उनके फिजिक में थी, खासकर उस शो में एंड्रयू जैक्ट और हंटर लबराडा जैसे कंडीशनिंग के साथ आए थे तो उसके मुकाबले तो थी, बट ओवरऑल इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थी। एंड तब से बहुतों ने, इवन मैंने भी इनके पोटेंशियल का अंदाज़ा लगा लिया था, और कहीं ना कहीं रूबियल, माइकल क्रिसो, इन्होंने जैसा अपना एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया है, आई थिंक आने वाले टाइम में कार्लोस भी यही करेंगे। हाँ, माना कि इनकी हाइट थोड़ी छोटी है और वो रूबियल एंड क्रिसो जैसे लंबे एथलीट्स के सामने छोटे ही दिखेंगे, बट एट द लास्ट मैटर करता है कि किसकी फिजिक कितनी परफेक्ट है, और उसका अंदाज़ा आप हार्डी और डेरेक से ही लगा पाओगे, क्योंकि दोनों ही लंबे बॉडी बिल्डर्स तो नहीं है। तो जो मेन एम है वो है परफेक्ट फिजिक लाना। एंड अभी तो नहीं, बट अगर ये अपने बैक और अपने कंडीशनिंग को बेटर करके आते हैं, देन आने वाले टाइम में ये भी टॉप लाइनअप में आएंगे, इसका मुझे बिलीफ है। अब बढ़ते हैं भाई मो फुदा की तरफ। वैसे इन्होंने इस साल रोमानिया प्रो में कम्पीट किया था, एंड वहाँ उनकी प्लेसिंग 5th आई थी। हालांकि बहुतों का मानना है कि कहीं ना कहीं वो जजेस से नज़रअंदाज हो गए थे, और उनकी प्लेसिंग और भी ऊपर आनी चाहिए थी। एंड हाल ही में सैमसन ने भी एक पॉडकास्ट में ये बताया कि उन्हें मो फुदा की फिजिक बहुत बढ़िया लगी थी, एंड शायद उनकी प्लेसिंग और ऊपर आनी चाहिए थी। वैसे इस शो में भले ही वो नज़रअंदाज हुए हैं, बट मेरा मानना है कि आने वाले शो में वो ज़रूर एक बढ़िया प्लेसिंग पाएंगे, एंड खासकर हैनी रैम्बोट उनके वीक पॉइंट्स पे काम करके उन्हें और इम्प्रूव करेंगे। अब भाई टोनियो बर्टन की तरफ से भी उनका फिजिक अपडेट आया हुआ है, एंड मेरा मानना है कि अगर ये भी जापान प्रो में कम्पीट करते तो नो डाउट ये भी उस शो को जीत जाते। बट उनका अभी कहना है कि वो अब अपने न्यूयॉर्क प्रो के टाइटल को डिफेंड करेंगे, मतलब वो न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करेंगे, जहाँ की उनका सामना होगा हमारे नेक्स्ट जिला रूबियल मॉस्क्यूरा से। तो रूबियल जैसे मास मॉन्स्टर के सामने पता नहीं टोनियो स्टैंड आउट कर पाएंगे भी या नहीं, बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस साल ओलंपिया में टोनियो ने कुछ बड़े मास मॉन्स्टर्स को बीट भी किया है।
और जिसका मेन रीज़न था उनकी कंडीशनिंग और सिमिट्री। बाकी अगर रूबी भी सेम कंडीशनिंग और सिमिट्री के साथ आते हैं तो टोनियो का तो जीतना मुश्किल है। अब भाई एक वीडियो वायरल हो रही है जहां रोली विंकलर की करंट साइज और उनके प्राइम साइज को कंपेयर किया जा रहा है। बट ये भी सब जानते हैं कि हर एक बॉडी बिल्डर का एक पीक टाइम होता है जो कि ज़्यादा साल का तो नहीं होता, एंड रोली उस टाइम को पार करके आ चुके हैं। एंड ये भी अब सब जानते हैं कि हम उनके उस मासिव आर्म्स को तो फिर कभी नहीं देख पाएंगे, जिसका कि मेन रीज़न है कि उनकी शोल्डर इंजरी, जिसकी वजह से वो हेवी लिफ्टिंग नहीं कर पा रहे। बट एक बात है कि उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा खुश और हेल्दी दिखते हैं, और जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई रिगन ग्राइम्स की तरफ से, जहाँ की वो इस रिबाउंड पीरियड में अपने चेस्ट और बाइसेप्स को बेटर करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसको छोड़कर उनके लगभग बाकी के बॉडी पार्ट्स ठीक ठाक ही है, मतलब बैलेंस्ड है। खासकर उनका शोल्डर टू वेस्ट का रेशियो काफ़ी बढ़िया है। वैसे फिलहाल इनका एम है अपने साइज को और भी बड़ा करना, बट एक स्ट्रिक्ट डाइट में रह के, मतलब बिना फैट परसेंटेज बढ़ा है। बाकी इस ईयर माना इनके सामने ओलंपिया में ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, बट जब बिग रैमी, राफेल ब्रांडो, निक वॉकर ऐसे बॉडी बिल्डर्स फिर से कमबैक करेंगे तब इनकी प्लेसिंग मुझे तो नहीं लगती कि टॉप 10 के अंदर रहेगी। तो भाई आज की वीडियो ये पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।